हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी 1.0 पर। एक बार फिर हाजिर आपके सामने इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पार्ट ऑफ स्पीच के दूसरे टॉपिक प्रोनाउन को लेकर। आपको पता होगा कि आपके प्रोनाउन का पार्ट नंबर 1 पीछे की वीडियो यानी कि क्लास नंबर 1 में आपको करवाया था, जहाँ पे अपन लोगों ने बात की थी पर्सनल प्रोनाउन की। आज अपन लोग उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए प्रोनाउन के आगे के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो लगातार बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, और जब अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे कम्प्लीटली प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस पार्ट को। और आपने पार्ट नंबर 1 को अच्छे से पढ़ा था, जिसमें अपन लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन और प्रोनाउन की सिंपल डेफिनेशन और प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में पढ़ा था। जैसे पर्सनल प्रोनाउन में आपको बताया था कि आपके पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा जाता है पर्सन के आधार पर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में केवल 2 प्रोनाउन आते हैं, आई और वी। आई का आपको बताया था सब्जेक्टिव केस, आई, माई, मी, वी, अवर, एस। और सेकंड पर्सन में आपका यू केवल और केवल एक प्रोनाउन आता है, यू, जिसके बारे में बताया था यू, यूअर, यू। और इसकी पजेसिव फॉर्म होती है यूअर और यूअर्स। क्लियर है ये सब बात है। और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट या कोई भी नेम आ जाए या फिर दे आ जाए। ही, सी, इट या कोई भी नेम आ जाए। ही का क्या बनता है, ही, हिज, हिम। सी का सी, हर, हर। इट का इट, इट्स, इट। और दे का दे, देयर, देम। ये सब बातें अपने पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ी थी। और फिर इसके बाद में इट का प्रयोग पढ़ा था कि इट का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, किस प्रकार बच्चे के लिए इट का उपयोग करते हैं, किस प्रकार निर्जीव वस्तु के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। और इट के बाद में कोई सब्जेक्ट प्रोनाउन का कौन सा केस यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव केस करते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज़ आई, यह मैं हूँ। आगे कोई भी नाउन आ जाए, कोई भी नाम आ जाए, तो कहने का मतलब। और ये दूसरी डेफिनेशन बताई थी इसकी, इज, एम, आर के बाद में भी सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो ये सब बातें आपने पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। अब इससे आगे के बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा रूल रह गया था पिछले वीडियो, पर्सनल प्रोनाउन में से रिलेट करके चल सकते हो आप इसको। अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो देखिए भाई, आगे अपना रूल देखिए, इंपॉर्टेंट रूल है, कई बार क्वेश्चन बनता है इससे। देखिए, जब तुलना सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में होती है तो देन और एज के बाद प्रोनाउन की नॉमिनेटिव केस आती है। नॉमिनेटिव केस बोले तो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म आती है। और जब तुलना ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में होती है तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। सिंपल सा रूल है, यदि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में कोई कंपैरिजन हो रहा है तो प्रोनाउन की देन के बाद में नॉमिनेटिव केस आएगी। कहने का मतलब देन दिख जाए, देन में कभी कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि देन में नॉमिनेटिव केस भी आती है और ऑब्जेक्टिव केस भी आती है। और आपको देखना है सेंटेंस में देखना है कि यदि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में तुलना हो रही है तो नॉमिनेटिव केस यूज़ करेंगे, यानी कि सब्जेक्टिव फॉर्म। और यदि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म उसकी यूज़ करेंगे। देखिए एग्जांपल के थ्रू समझिएगा इसको। आपके पास एक एग्जांपल दे रखा है, सी इज़ रिचर देन। यहाँ पे तुलना किसकी यहाँ पे देन दी गई और तुलना किसकी की जा रही है, सी की। सी यहाँ पे क्या आपका सब्जेक्ट है, तो सी इज़ रिचर देन, तो आगे कौन सी फॉर्म आएगी, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस वाली फॉर्म आएगी। तो इसमें देखा आपने ऑप्शन ए में एस, ये तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं हो सकता। बी में मी, ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा आपको आई, आई क्या सब्जेक्टिव फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। सी इज़ रिचर देन आई, वो मेरे से ज़्यादा अमीर है। कहने का मतलब यहाँ पे इस सी और आई के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो देन के बाद में सब्जेक्टिव केस। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, माई फादर लव्स हिम मोर देन। यहाँ पे देखो भी, इसमें क्या बोला, माई फादर लव्स हिम। हिम कहने का मतलब इसमें किसकी तुलना की जा रही है, ऑब्जेक्ट की तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर भी कौन सी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। तो आपको देखना है इसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑप्शन में। ऑप्शन ए में क्या दे रखा, आई, ये तो सब्जेक्टिव फॉर्म होती है। ऑप्शन बी में माई दे रखा, माई तो पजेसिव फॉर्म होती है, जिसे आप पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में आपको पता है हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। क्लियर है। आपने देखा माइन, माइन क्या होता है, ये पजेसिव प्रोनाउन होता है, ये भी नहीं होगा यहाँ पे। और ये क्या आपका डी में मी, मी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मी। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, माई फादर लव जिम, मेरे पिताजी उसको ज़्यादा प्रेम करते हैं, देन मी, मेरे बजाय। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और ऊपर वाले में सब्जेक्ट के बीच में तो सब्जेक्टिव फॉर्म। क्लियर है रूल। तो यहाँ तक आपका पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट हो जाता है। अब बात करेंगे अपन लोग सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन के बारे में, जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नाम से स्पष्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटना या कोई विश्लेषण करना।
तो सिंपल सी डेफिनेशन देखिए इसको समझने के लिए, ऐसा प्रोनाउन जो विश्लेषण को दर्शाता है अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। वैसे आपको ये कोई नहीं पूछेगा कि इसकी परिभाषा क्या होती है, लेकिन फिर भी रीट जैसे एग्जाम होते हैं उसमें आपको परिभाषा पता होनी चाहिए कि उसमें अंडरलाइन करके पूछ लेते हैं कि ये कौन सा प्रोनाउन है। तो आपको इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए कि जो विश्लेषण को दर्शाए, डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाए, उसे अपन लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। एक बार इसके एग्जाम्पल देखने से पहले इसका कंसेप्ट देख लीजिए, फिर एग्जाम्पल करेंगे, इसके जो क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे। देखिए थोड़ा सा क्लियर नहीं है ये, थोड़ा सा हमने स्कैन करने में गड़बड़ कर दी, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। देखिए कभी भी आपको मिल जाए वन ऑफ, क्या मिल जाए, वन ऑफ मिल जाए, कभी भी क्या मिल जाए, वन ऑफ मिल जाए, या फिर नन ऑफ मिल जाए, या फिर ईच ऑफ, आइदर ऑफ, सॉरी एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये सब आपको मिल जाए। एक और लिख लेना भी, यहाँ पे छूट गया, विच ऑफ, WHICH, विच ऑफ। एक और लिख लेना, विच ऑफ, विच ऑफ मिल जाए, वन ऑफ मिल जाए, नन ऑफ मिल जाए, ईच ऑफ मिल जाए, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये सब मिल जाए तो इनके साथ आपको बता दे, इनके साथ आपको बता दे हमेशा द आर्टिकल आएगा। द आर्टिकल आएगा कब आएगा, जब इसके बाद में कौन सा नाउन दे रखा हो, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन दे रखा हो। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, विच ऑफ, ये सभी दिख जाए। यदि इसके बाद में नाउन है तो वो हमेशा कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, और इससे पहले द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। और यदि प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा, लेकिन प्रोनाउन से पहले कोई भी द आर्टिकल या ए आर्टिकल या कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ये सब बातें क्लियर है। और इसके साथ हमेशा वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। हमेशा वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। थोड़ा सा ये साफ नहीं आया फोटो में, तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तो ये रूल क्लियर है आपको, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इसके साथ यदि प्रोनाउन है तो वो प्लूरल आएगा, और यदि सॉरी प्रोनाउन है तो वो भी प्लूरल आएगा, और नाउन है वो भी प्लूरल आएगा। लेकिन नाउन से पहले द आर्टिकल का यूज़ होता है, और प्रोनाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, और वर्ब हमेशा इसके साथ सिंगुलर आती है। आप इसको याद कर सकते हो, इस प्रकार से ट्रिक हो सकती है आपकी, अगर आपको याद हो तो इससे। बाकी आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए न्यू वन एवरी, हम इससे याद रखते हैं इसको, न्यू वन एवरी, न्यू से ऐप का एन से बन जाएगा नाइदर, ई से आइदर, डब्ल्यू से विच, ओ से आपका वन, एन से नन, ई से एवरी, सॉरी ईच, और एवरी का एवरी हो जाता है। तो आप इसको याद रख सकते हो। ये सब शब्द आ जाए तो नाउन आपका प्लूरल, और उससे पहले द आर्टिकल, और प्रोनाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं, और वर्ब वाला मेन रोल है इसमें, सब सिंगुलर वर्ब आएगी। और इसके आगे दूसरा रूल देखिए भाई, इसके अलावा आपको कभी भी दिख जाए ऑल ऑफ दिख जाए, सब्जेक्ट में ऑल ऑफ दिख जाए, बोथ ऑफ दिख जाए, सम ऑफ दिख जाए, मैनी ऑफ दिख जाए, तो इनके साथ सेम वाला, यहाँ तक तो सेम है। नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, और उससे पहले द आर्टिकल का यूज होगा, और प्रोनाउन आएगा वो भी प्लूरल आएगा, लेकिन उससे पहले कोई भी द आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन उसमें सिंगुलर वर्ब थी, लेकिन इसमें क्या हो जाएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा आपका, PHV मतलब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, याद रखना है। आप इसको याद कर सकते हो ABSM से, A से ऑल, B से बोथ, S से सम, और M से मैनी। तो आप ऑल, बोथ, सम, मैनी, और उसको न्यू एंड एवरी से याद कर सकते हो। न्यू एंड एवरी वाले में तो सिंगुलर वर्ब, और ABSM में प्लूरल वर्ब आएगी, और ये नाउन और प्रोनाउन आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए भाई इसके एग्जांपल करने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए भाई इसका एग्जांपल, ईच ऑफ द गर्ल्स, आपको पूछा है कि इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, बिजी इन हाउस होल्ड वर्क, ईच ऑफ द गर्ल देगा। आपने सेंटेंस को पढ़ा तो देखा आपने ईच ऑफ है, ईच ऑफ आता है कहने का मतलब, उसके बाद ये जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। तो नाउन कैसा दे रखा है, गर्ल्स प्लूरल दे रखा, सही है यहाँ तक। यहाँ फिर द आर्टिकल का यूज़ आएगा नाउन से पहले, ये बात भी सही है इसमें। और आपको बताया था वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो आर तो आपकी क्या होती है, प्लूरल वर्ब होती है, कैंसिल। एम क्या होता है, आई के साथ यूज़ होता है, तो बचा क्या, इज। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ जाएगी, कौन सी वर्ब आ जाएगी, इज, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका आइदर ऑफ, ए या एन या द, टू मैन, और मैन में से आपको चूज करना, फिर वर्ब चूज करनी है। आपने जैसे ही देखा सेंटेंस के सब्जेक्ट में क्या है, आइदर ऑफ है, तो इसके बाद में आपको पता है कौन सा क्या आता है, द आर्टिकल आता है, और प्लूरल नाउन आता है। तो आपको कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है, यहाँ पे ए भी नहीं होगा, एन भी नहीं होगा, द आर्टिकल सही हो जाएगा। लेकिन इसके बाद में कौन सा नाउन होना चाहिए, प्लूरल नाउन होना चाहिए। यहाँ पे दे रखा टू ए क्या एडजेक्टिव है, ये तो सही है आपका। फिर यहाँ पे नाउन को चूज करना है, MAN, कौन सा प्लूरल है इसमें, ए वाला प्लूरल होता है या फिर ई वाला। आपको नाउन टॉपिक पढ़ा दिया है, उसमें बताया था कि मैन का प्लूरल कैसे बनता है, MAN। इस मैन का मतलब एक आदमी, इसका प्लूरल कैसे बनता है, MEN। कहने का मतलब एक ही जगह ई कर देते हैं। इसी प्रकार वुमेन में WOMAN होता है, तो उसका प्लूरल बनाते समय WOMEN कर देते हैं। तो इसमें MAN वाला तो सिंगुलर है, ये
MEN प्लूरल नाउन हो जाएगा। तो यहाँ तक अपना रूल फॉलो हो गया, द प्लस प्लूरल नाउन। फिर आपकी वर्ब आइदर ऑफ के अनुसार वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, तो इज आपकी करेक्ट हो जाएगी, एम रोंग, आर रोंग, फिर डेंटिस्ट। क्लियर है ये वाला एग्जाम्पल भी आपको। इसके बाद नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट अभी ऑल ऑफ देखते हैं। आपके माइंड में आना चाहिए कि इसके साथ वर्ब हमेशा क्या आती है, प्लूरल आती है, और इसके साथ जो नाउन आता है वो प्लूरल आएगा और उससे पहले द आर्टिकल का यूज होगा। तो आपने देखा ऑल ऑफ, फिर आपको चूज करना है इसमें दे आएगा या फिर देयर आएगा या फिर देम आएगा। आपको पता है ऑफ प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, ये कल आपको बात बताई थी। तो इसमें ये दे तो सब्जेक्टिव है, देयर आपकी पॉजेसिव है, तो देम यहाँ पे सही हो जाएगी। फिर आपको ऑल ऑफ के अनुसार वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर या प्लूरल। तो आपको पता ऑल ऑफ के अनुसार वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। इज आपकी सिंगुलर के लिए यूज़ होती है, एम आपकी आई के साथ, तो बचा क्या आर आपकी करेक्ट हो जाएगी। रेडी टू एडजस्ट देमसेल्व्स, इस प्रकार आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को ये वाला रूल भी। इसके बाद में यहाँ तक अपना ये प्रोनाउन कंप्लीट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। यदि हम फास्ट पढ़ा रहे हो तो ये बात भी हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि एक दो शिकायत आई है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा धीरे पढ़ाए। बाकी वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट बोलने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा सहयोग करना, आप भी समझने की थोड़ा सा जल्दी समझने की कोशिश किया करो। इसके बाद में देखिए भाई आपका थर्ड प्रोनाउन इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन नाम से स्पष्ट हो रहा है, डेफिनेट तो होता है निश्चित, और इंडेफिनेट मतलब जो निश्चित न हो, अनिश्चित। देखिए सिंपल सी डेफिनेशन, ऐसा प्रोनाउन जिसके बारे में स्पीकर तथा लिसनर दोनों नहीं जानते। न तो जो स्पीकर है, बोलने वाला वक्ता है, वो जानता है, न वो लिसनर जानता है उसके बारे में जो सुनने वाला है। इसका कंसेप्ट देखिए भाई, इसमें आपका सम आता है, एवरी आता है, एनी आता है, नो आता है। सम, एवरी, एनी, नो, सिर्फ 4 शब्द आते हैं इसमें इंडेफिनेट प्रोनाउन में। इसमें देखो सम के साथ आपको वन भी मिल सकता है, बॉडी भी मिल सकता है। कहने मतलब समवन मिल जाए, समबडी मिल जाए। एवरी के साथ भी वन मिल सकता है या बडी मिल सकता है। एवरी वन मिल जाए, एवरीबडी मिल जाए। एनी के साथ भी वन मिल सकता है, एनी वन या एनीबडी। इसी प्रकार नो वन या नोबडी मिल सकता है। यदि वन और बडी मिल रहा है इसके साथ में, तो आपको पता है हमेशा कौन सी वर्ब यूज करेंगे इसके साथ, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। हमेशा इसके साथ कौन सी वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और इसके साथ जो अपन लोग प्रोनाउन करेंगे यूज, वो ही करेंगे, ही यूज करेंगे। उसके अनुसार आगे देख लेंगे कि ही यूज हो रहा है, हिज हो रहा है, हिम हो रहा है। यदि सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करवा रहा तो ही, पजेसिव फॉर्म में हिज, और आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हिम हो जाएगा। इसी प्रकार यदि सम के साथ आपको थिंग मिल जाए, समथिंग मिल जाए, या फिर एवरी के साथ थिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नोथिंग, नथिंग मिल जाए, तो इसके साथ भी हमेशा वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। कहने का मतलब इसमें समवन, एवरीवन, समबडी, एवरीथिंग, या फिर नोबडी, नथिंग मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, वन बोल जाए, वन मिल जाए, बडी मिल जाए, थिंग मिल जाए, लेकिन इससे पहले चारों शब्द होने चाहिए। इसके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। लेकिन वन और बडी वाले में तो प्रोनाउन ही यूज कर रहे थे, और इसमें अगर थिंग मिलती है, कोई वस्तु मिलती है निर्जीव के लिए, अपन लोग इसके साथ इट यूज करेंगे, इट की फॉर्म यूज करेंगे, इट, इट्स, इट। ये वाली बातें क्लियर है सभी को। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसी में भी इंडेफिनेट प्रोनाउन में एक और रहता है आपका आल। ये आल के बाद में यदि अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। और यदि आल के बाद में काउंटेबल नाउन है तो आपको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। क्लियर है ये बात। अब देखते हैं भाई इसके एग्जाम्पल देखिएगा। समवन हैज़ या हैव स्टोलन हिज हेयर या फिर इट्स रिंग। आपको इसमें बताना, आपने देखा कि सम है, सम के साथ वन है, और वन व्यक्ति के लिए यूज़ होता है। तो आपको पता है समवन के साथ कैसी वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है। तो हैव तो प्लूरल होती है आपकी, इसके साथ हैज करेक्ट हो जाएगी। समवन हैज स्टोलन। आपको पता है समवन वाले और बॉडी वाले के लिए प्रोनाउन कैसा यूज करते हैं, ही यूज करते हैं। फिर यहाँ पे स्टोलन, यहाँ पे पजेसिव फॉर्म यूज करनी है, तो आपका हिज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ही की पजेसिव फॉर्म ही, हिज, हिम से बीच वाली क्या होती है, हिज, तो हिज करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इट्स क्यों नहीं हुआ। इट्स क्या होता है, निर्जीव के लिए होता है, थिंग वाली चीज़ों के लिए होता है। और आपका हर भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन अपन लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, हिज को देंगे। जब तक किसी लेडीज़ के बारे में, महिला के बारे में कोई पता नहीं चल रहा सेंटेंस में, अपने को प्रायोरिटी पुरुष वाले को देनी है, ही वाले को देनी है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो आप हर कर सकते हो। क्लियर है। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नोबडी शुड वेस्ट, फिर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा टाइम। नोबडी शुड वेस्ट, फिर आपने देखा कि पहला ऑप्शन में क्या दे रखा है, हर। दूसरे में इट, हर भी आपका सही हो सकता है, लेकिन पहले पूरे ऑप्शन पढ़ लेंगे। इट दे रखा है, इट तो किसके लिए होता है, थिंग के लिए यूज़ होता है। आपने नोबडी दे रखा, फिर आपका हिज दे रखा है, फिर देयर दे रखा। देयर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि अपन लोग ही प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। समवन, समबडी, और नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, इसके लिए।
तो आप लोगों को पता है कि इसमें क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा इसकी पॉजेसिव फॉर्म ही प्रोनाउन के अनुसार। यदि हिज ना होता तो आप लोग हर को करेक्ट कर सकते थे ऑप्शन के हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है एवरीथिंग। फिर एवरीथिंग के बाद हैज आएगा, हैव आएगा। आपको पता है एवरीथिंग के साथ कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, तो हैज आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हिज आएगा, हर आएगा, इट्स आएगा। हिज आपका किसके लिए, वन और बॉडी के लिए यूज़ होता है, हर भी वन और बॉडी के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या आ जाएगा, थिंक की बात हो रही है तो आपका इट्स करेक्ट हो जाएगा। ऑन प्राइज, प्रत्येक चीज़ की अपनी एक कीमत होती है। आगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ये आपकी फ्रेज है पूरी पूरी। समथिंग के अनुसार वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, इज। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, क्लियर है। इसके बाद में आल वाला बताया था, आल के बाद में अनकाउंटेबल ना हो तो सिंगुलर और काउंटेबल ना हो तो प्लूरल। इसमें देखिए भी आल वाला एग्जांपल देखिए भाई, इसमें आपको ऑप्शन में दे रखा आल इज आएगा या आर आएगा, फिर आगे वेल दे रखा। इसमें आप लोग इज भी यूज़ कर सकते हैं और आर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब इज यूज़ करेंगे तो इसका सेंस कुछ अलग होगा और आर यूज़ करेंगे तो इसका सेंस कुछ अलग होगा। यदि आप इसके साथ इज यूज़ करते हो तो आपका सेंटेंस बनता है आल इज वेल। यहाँ पे आपको एक कलेक्टिव कलेक्शन, एक प्रकार से कॉम्बिनेशन के रूप में यूज किया गया इज। कहने का मतलब आपको कोई पूछे कि आपकी सेहत कैसी है तो आप उसको जवाब देते हो कि मेरी सेहत अच्छी है, मेरी हेल्थ अच्छी है, तो आप उसको बोल सकते हो आल इज वेल कि मेरी सेहत अच्छी है। और यदि आपको कोई पूछे कि आपके घर में कैसे है, घर के सदस्य कैसे हैं, तो आप उस कंडीशन में इसके साथ आर यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि आल आर वेल, सब घर में अच्छे हैं, मतलब सब अच्छे हैं, तो इज भी करेक्ट हो जाता है और आर भी करेक्ट हो जाता है। और फिर आपकी एक ये आल इज वेल दैट इंड्स वेल पूरी फ्रेज होती है, फिक्स आपका जो मुहावरा बोल सकते हो आप इसको, प्रोवर्ब्स बोल सकते हो इसको, ये फिक्स होता है आल इज वेल दैट इंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोनाउन भी, यहाँ तक आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में 4 नंबर प्रोनाउन आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से रेसिप्रोकल प्रोनाउन से। सिंपल सी डेफिनेशन देखिएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन की, वर्ड्स यूज्ड फॉर ए नाउन टू रेफर टू और मोर देन टू एट ए टाइम। ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन को रेफर करते हो, जो दो के लिए यूज़ की जाए या फिर मोर देन टू, दो से अधिक के लिए यूज़ की जाए, एट ए टाइम, एक ही समय पर। फॉर एग्जांपल के लिए इसमें दो आपके प्रोनाउन होते हैं। इसमें एक तो होता है आपका ईच अदर, वो तो टू एट ए टाइम, मतलब कोई भी दो वस्तुओं की बात की जाए या फिर कोई भी दो लड़कों लड़कियों, किसी मनुष्य, किसी भी दो चीज़ों की बात की जाए, कहने मतलब एक समय पर दो की बात हो तो अपन लोग ईच अदर का प्रयोग करेंगे। और यदि मोर देन टू एट ए टाइम, यदि एक समय पर दो से अधिक की बात की जाए सेंटेंस में, तो अपन लोग वन अनदर का वहाँ पे प्रयोग करेंगे। क्लियर है। ईच अदर का प्रयोग तो दो के लिए, और मोर देन टू हो जाए तो वन अनदर का प्रयोग करेंगे। वो आपको सेंटेंस देखना है कि दो की बात हो रही है या फिर मोर देन टू की बात हो रही है। देखिए भी इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला एग्जाम्पल है कोमल एंड स्वाति। आर, कोमल और स्वाति आपका एंड से जुड़े हैं, एक फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया और सेकंड सब्जेक्ट हो गया, और एंड से जुड़कर यदि दो सब्जेक्ट आए तो वहाँ पे वर्ब कैसी यूज़ होती है, प्लूरल, तो आर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो कोमल एंड स्वाति आर गोइंग विद, इसमें देखा गया आपने, एक तो कोमल की बात और एक स्वाति की बात, कहने मतलब दो की बात हो रही है, और दो के लिए अपन लोग ईच अदर का प्रयोग करेंगे, वन अनदर का। बिल्कुल सही जवाब, दो के लिए अपन लोग किसका प्रयोग करते हैं, ईच अदर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या आ जाएगा, ईच अदर आ जाएगा, न कि वन अनदर। नेक्स्ट एग्जांपल है द टू गर्ल्स शाउटेड एट वन अनदर। इसमें आपको एरर फाइंड करना है। द टू गर्ल्स शाउटेड, दो लड़की आपस में चिल्लाई, एट वन अनदर, एक दूसरे पे, या ईच अदर आएगा या वन अनदर आएगा। यहाँ पे इसमें टू गर्ल्स की बात हो रही है और दो की बात हो रही है, और जब भी दो की बात की जाए वहाँ पे क्या होता है, ईच अदर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे वन अनदर का प्रयोग न होकर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ईच अदर आ जाएगा, ईच अदर आ जाएगा, कि दो लड़के आपस में एक दूसरे पर चिल्लाई। क्लियर है आपको एग्जाम्पल। इसके बाद में नेक्स्ट है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास डिस्कस्ड ऑन डिबेट विद। ऑल द स्टूडेंट्स, सभी के सभी स्टूडेंट की बात हो रही है, न कि दो की, और जब दो से ज़्यादा की बात की जाए तो वहाँ पे क्या आता है, वन अनदर आता है, न कि ईच अदर। तो इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा, वन अनदर। इसके बाद में नेक्स्ट भाई बहुत ही कन्फ्यूजिंग करने वाला सेंटेंस आपको, इन दिस सीरीज़ इंडिया पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया, सीरीज़ मैच की सीरीज़ चल रही है। इसमें देखो इंडिया पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया फेसिंग विद, इसमें वरना आपको ईच अदर आएगा या फिर या इन अनदर, वन अनदर आएगा। तो बहुत से बच्चे आप देखते हैं कि यहाँ पे इंडिया है, पाकिस्तान है और ऑस्ट्रेलिया, तीन की बात हो रही है, दो से ज़्यादा की बात हो रही है, तो बहुत से बच्चे इसको वन अनदर टिक कर देते हैं। लेकिन ये आपका यहीं पे गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैच की बात हो रही है। मैच तो एक समय में दो टीमों के साथ ही तो खेल सकते हैं, एक समय में दो टीमें तो आपस में खेल सकती है। तो यहाँ पे ईच वन अनदर ना आकर आपका ईच अदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईच अदर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये सब बातें।
बस आज के लिए आपको ये इतनी क्लास बहुत है। इसको अच्छे से रिवाइज करते रहना और इसके नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते रहना। और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।